नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोह यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र की रचना व उसके अंग। अर्धशासकीय पत्र व उसकी रचना या उसके अंग, इस प्रकार से बातें पर चर्चा होंगी। जैसे आप जान रहे हैं कि इस समय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए पत्राचार पर चर्चा हो रही है। तो इसी कड़ी में देखें तो यहाँ इसी प्रश्न को हम दो तरीके से ले सकते हैं। अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं व अर्धशासकीय पत्र के रचना कैसे की जाती है, या अर्धशासकीय पत्र के कितने अंग होते हैं, या अर्धशासकीय पत्रों के अंग की व्याख्या करिए। तो पत्र जब आप लिखते हैं, कभी कभी ड्राफ्ट, जैसे हमने पीछे चर्चा किया, कभी कभी ड्राफ्टिंग पूछ लेते हैं, कभी कभी पूरा उदाहरण पूछ लेते हैं, कभी कभी परिभाषा के साथ साथ उदाहरण या प्रारूप की बात करते हैं। अभी हम पत्रों को पढ़ा लें। जैसे हमारे कई साथीगण हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे कुछ पत्र लिख के भेजे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कभी कभी बातें होती है कि हम लोग रटे रटाए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि पढ़ाते समय शासकीय पत्र का एक औपचारिक स्वरूप होता है, कुछ सधे सधाए शब्दावली होते, लेकिन शब्दावली और यथा शब्द वही शब्द उतार देना, दोनों में दो बातें होती हैं। ठीक है, विधिक शब्दावली का प्रयोग करें, प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी जैसे कहीं लिखा हुआ है संलग्नक में, हमने देखा है कुछ हमारे साथी गण पत्र लिख के भेजे हुए, उसमें संलग्नक में पूरा पत्र लिख दिया, उन्होंने पूरा पत्र लिख दिया हुआ है। अगर ड्राफ्ट की बात करते तब तो उनकी बातें सही हो जाती, प्रारूप की बात करते हैं तो उनकी बातें सही हो जाती। लेकिन जब वो पूरा पत्र लिख दिए हैं, उदाहरण लिख दिए हैं XYZ को, किसी को लिखे हुए हैं, हमने उसको देखा और उस पर हम काम भी करेंगे। जब उन्होंने पूरा पत्र लिख दिया हुआ है तो वहाँ संलग्नक की जगह, संलग्नक ने आपने लिखा, नीचे 2-3 लोगों को आपने भेजा भी, जो भी भेजना है प्रतिलिपि, इस तरह से अगर आपने जिसे भेजा वहाँ संलग्नक के नंबर ऑफ लिखना पड़े। कितने लोगों को आपने भेजा है? 2 लोगों को आपने भेजा है। अगर आपने 2 लोगों को भेज दिया है तो वहाँ उपरोक्तानुसार लिखने की क्या जरूरत है, आपने लिख दिया तो वहाँ नंबर 2 लिखें, क्योंकि आपने 2 को भेजा है। और एक जगह पर आपने तद दिनांक लिखा हुआ है, बात सही है, तद दिनांक रहेगा। तद दिनांक का मतलब जो पत्रांक संख्या, जो वहाँ दिनांक ऊपर पत्रांक संख्या और दिनांक लिखे हुए हैं, तो यहाँ जब आप प्रतिलिपि भेजते हैं वहाँ भी इसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दें, लिखने की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसे कंडीशन में जब आप पत्र लिख रहे हैं, या तो वहाँ आप डॉट डॉट कर दिए हैं तो यहाँ भी डॉट डॉट आप कर दें, या दिनांक वगैरह ना भी लिखें, लेकिन तद दिनांक जैसे शब्द का प्रयोग से बचें, वही लिख दें। ठीक है, आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो आज का टॉपिक जैसे अर्धशासकीय पत्र व उसकी रचना या अर्धशासकीय पत्र के अंग, इन्हीं में हम 2 प्रकार की बातें करेंगे। इसको हम परसों आपको समझा चुके थे, जैसे चर्चा हुई थी, हमने कहा था कि आप लोग लिख के भेजिए। बहुत सारे लोगों ने लिख के भी भेजा, हमने चेक भी किया है, बहुत सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया। आइए उसी को थोड़ा अपने शब्दों हम देखने का प्रयास करें। सॉरी, अर्धशासकीय पत्र शासकीय पत्र आलेखन का उपभेद है। जैसे आप जानते हैं, जब हमने ड्राफ्ट किया था तो उसमें शासकीय पत्र का क्लासिफाई करवाया गया था, शासकीय पत्र में कौन कौन से पत्र होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसमें है क्या है, यह अर्धशासकीय पत्र भी शासकीय पत्र का उपभेद होता है। इसका भी प्रयोग शासकीय कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है, शासकीय कार्य व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है, हमने पीछे आपको बताया है, किसी अविलंबनीय महत्व के विषय को शीघ्र निस्तारण के लिए, या किसी गोपनीय मुद्दे को निस्तारण के लिए ऐसे पत्रों का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। ऑफिसर से ऑफिसर को किया जाता है, अधिकारी को अधिकारी से किया जाता है, वरिष्ठ को कनिष्ठ को किया जाता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ को किया जाता है। इस प्रकार से इनका उपयोग हम करते हैं। आइए अगली लाइन में देखें, ऐसे पत्रों का प्रयोग तब होता है जब किसी संबंधित अधिकारी का ध्यान अतिशीघ्र आकृष्ट कराना होता है किसी मुद्दे पर। जैसे हमने बताया, या तो गोपनीय मुद्दा होगा या किसी मुद्दे को अति शीघ्र निस्तारण की जरूरत होगी। ऐसे स्तर पर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को पत्र लिखता है।
देखिए, कार्य की शीघ्रता को ध्यान में रखकर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजा जाता है। आप जानते हैं जब व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजा जाता है तो व्यक्तिगत वह खोलेगा भी, ऑफिस का क्लर्क उसको नहीं खोलेगा। ध्यान रखने की सब जरूरतें होती हैं, ये सब अंडरस्टूड बातें हैं। आइए देखते हैं अब इसी अर्धशासकीय पत्र की रचना कैसे की जाएगी या अर्धशासकीय पत्र के अंग कितने होते हैं। पीछे हमने ड्राफ्ट में आपको अंग बताया हुआ है कि अंग कितने होते हैं, 6 अंगों को हमने वहाँ जस्टिफाई किया है, समझाने का प्रयास किया हुआ है। रचना देखें, जो अर्धशासकीय पत्र को पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हमने लिखा है, समझाया, उसका प्रारूप बनाया, लिखे नहीं, प्रारूप केवल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो उन्हीं को देखें, जब आप ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं तो किस स्थान पर क्या लिखते हैं उसी को आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं। देखिए, अर्धशासकीय पत्र के आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है या निम्नलिखित बिंदुओं को का पालन किया जाता है। ध्यान देंगे कैसे, ये 10 बिंदु हैं, 10 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसमें लिखा गया है, पहला बिंदु है, आलेखन में सबसे ऊपर दाहिनी ओर पार्श्व रेखा के समीप अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखते हैं। आप ड्राफ्ट खोल लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप करते क्या हैं, सबसे ऊपर यहाँ पहली लाइन में पत्र संख्या लिखते हैं, उसके नीचे द्वितीय पंक्ति में विभाग, अनुभाग व मंत्रालय लिखा जाता है। अगर विभाग से विभाग को भेजा जाएगा विभाग लिखा जाएगा, अनुभाग किसी भेजा जाएगा अनुभाग रहेगा, या मंत्रालय द्वारा पत्र निर्गत किया जाएगा तो वह मंत्रालय लिखा जाएगा। अब तृतीय पंक्ति में क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें, उसके नीचे पता, और चौथी पंक्ति में नीचे दिनांक व स्थान लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के आलेखन में बाईं ओर, ध्यान रखें, बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम व सूक्ष्म नाम लिखा जाता है। बाईं ओर कहाँ है, इस साइड में पार्श्व रेखा जो लाइन खींची गई उसमें क्या लिखते हैं, अधिकारी का नाम लिखते हैं और उसका अधिकारी का सूक्ष्म नाम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म नाम और पद नाम लिखा जाता है, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखते हैं, आइए अगला देखें, अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ आपने पता नहीं लिखा हुआ है, इस लाइन में दूसरे पंक्ति में आपने पता नहीं लिखा, चूँकि पता आप यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, पहले लाइन में। तो क्या कर रहे हैं, तीसरे पॉइंट पे है, अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय लिखने की परम आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी लिख भी दिया जाता है जब पत्र बहुत बड़ा होता, बातें स्पष्ट नहीं होती, तो ऐसे कंडीशन में विषय लिखने की ज़रूरत कभी कभी महसूस होती है। नहीं लिखेंगे तब भी बात आपकी बन जाएगी। अब देखें, अगला बिंदु है, यदि पत्र समकक्ष या छोटे अधिकारी के लिए लिखा जाता है तो अभिवादन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है। समकक्ष या छोटे के लिए तो प्रिय श्री, और बड़े अधिकारी के लिए पत्र आप लिखते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं, वरिष्ठ के लिए लिखते हैं तो वहाँ लिखा जाता है अभिवादन के लिए प्रिय महोदय। कब प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाएगा, कब प्रिय श्री का प्रयोग किया जाएगा, इस बिंदु में, बिंदु नंबर 4 में स्पष्ट किया गया है। ध्यान रखेंगे, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। और वैसे इसका प्रयोग समकक्ष अधिकारियों के बीच में किया जाता है, लेकिन आवश्यकता तो पड़ती रहती, कार्यों का निस्तारण होता ही रहता है, ठीक है। आइए अगले पंक्ति को देखें, अगले बिंदु को देखें, इस प्रकार के पत्र के मुख्य भाग की शुरुआत उत्तम पुरुषवाचक शैली में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पीछे हमने लिखा है उत्तम पुरुषवाचक शैली में किया जाता है, या किसी खास शब्दावली से प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे या कहने या अनुरोध करने या निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। ऐसे वाक्यांशों से इस प्रकार के पत्रों की शुरुआत की जाती है। और अगले जैसे आपने देखा, या इसमें क्या लिखा, उत्तम पुरुषवाचक शैली में, अर्धशासकीय पत्र का लेखन उत्तम पुरुषवाचक शैली में किया जाता है। अगला बिंदु है, उसको हमने पहले कह दिया है। अब देखें, 7वां बिंदु है, यदि पत्र बड़ा है तो प्रस्तरों में लिखा जाता है। प्रस्तर मतलब पैराग्राफ में। जैसे हमने पीछे भी आपसे चर्चा किया है कि एक सूचना एक प्रस्तर में लिखा जाता है, दूसरी सूचना दूसरे प्रस्तर में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप दूसरे प्रस्तर में लिखते हैं
तो वहाँ क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है, पहले प्रस्तर में या पहले पैराग्राफ में उस पैराग्राफ का अंक नहीं लिखा जाता, अर्थात 1 नंबर नहीं लिखा जाता। दूसरे पैराग्राफ की जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ नंबर 2 लिखकर आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा, इसी प्रकार से चौथा, जितने बड़े होते हैं। ठीक है, आइए देखें 8वें में पत्र के अंत में आदर सूचक शब्दों, सादर और सम्मान जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्दों जैसे सादर या सम्मान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, विराम चिन्ह में सादर लिखने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगाते हैं, सादर के तुरंत बाद और सम्मान के तुरंत बाद। जैसे आप देखते हैं विराम चिन्हों के नियम में जब प्रणाम आशीर्वाद की बात आती है, नमस्ते की बात आती है, अभिवादन से करते हैं, ऐसे जगहों पर आप विस्मयादिबोधक शब्दों का चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए अगले में देखें, पत्र की समाप्ति पर पत्र की दाईं ओर मतलब नीचे। ठीक है, दाईं ओर नीचे आपका सद्भावी व भावनिष्ठ जैसे शब्द लिखकर द्वितीय पंक्ति में हस्ताक्षर, किसका हस्ताक्षर, जो प्रेषक है, भेजने वाला का हस्ताक्षर, ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर शब्द लिखते हैं और उसके बाद डॉट डॉट करके जगह छोड़ देते हैं, लिखते हैं, उसके नीचे कोष्टक में नाम, किसका नाम, जो भेजने वाला ऑफिसर होता है उसका नाम लिखते हैं। और नाम लिखने के बाद पद नाम नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा, पद नाम नहीं लिखा जाता। भावदी के बाद भावनिष्ठ के बाद या आपके सद्भावी के बाद क्या लिखते हैं आप, हस्ताक्षर करते हैं, उस अधिकारी का सूक्ष्म में नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम में क्या करेंगे, जैसे बताया गया कि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखेंगे, का, खा, गा या इस प्रकार के कुछ कूट शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। लेकिन यहाँ जो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उस अधिकारी का पद नाम नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, बहुत सारे पत्र हम देखे हैं, नामचीन पत्र देखे हैं कि जिनका लोगों ने बहुत आयत प्रयोग किया हुआ है, लेकिन आप नहीं देख पाए कि उस पर कितना अंक आपको मिले हुए हैं। आप भी लिखे हुए हो, कई हमारे पास उस तरह से पत्र लिखे हुए आए हैं। आप ही मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पद नाम लिख दिया नीचे और यहाँ भी आपने पहले लिखा हुआ पद नाम, तो जैसे आपके यहाँ एक द्विरुक्त दोष होता है, क्या यहाँ द्विरुक्त दोष नहीं हो रहा है क्या? इसलिए स्पष्ट लिखा गया। मानक किताबों में हमने जैसे किताब बताई थी ना, बहुत सारे, या जो हमारे पास शासकीय पत्र कार्य व्यवहारों में उपयोग किए जाते हैं, कुछ उसके हमारे पास प्रारूप भी हैं, तो वहाँ भी उस पद नाम का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पद नाम का प्रयोग नीचे आप नहीं करते, स्पष्ट लिखा गया है। आगे देखें, अगले बिंदु को देखें, 10वें बिंदु को, पत्र के अंत में नीचे, ध्यान रखेंगे, नीचे बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व सूक्ष्म पद नाम व शासकीय पता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाईं ओर नीचे, जैसे यहाँ भावनिष्ठ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे पाने वाले अधिकारी, जो प्रेषित होता है, जिसके सेवा में प्रेषित किया जाता है। किंतु ध्यान देने की जरूरत होती है, सेवा जैसे शब्द नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, जब आप समकक्ष अधिकारी को लिखते हैं तब भी सेवा नहीं लिखते। देखिए, तब भी आप सेवा नहीं लिखते। जब बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो कहीं कहीं सेवा में जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सेवा में का प्रयोग करें कि ना करें। तो उसके लिए कंडीशंस होती है कि बड़े को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग सेवा में जैसे शब्दों का प्रयोग ना ही करेंगे तो बेहतर होगा। तो देखें, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, सूक्ष्म पदनाम व शासकीय पता लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अर्धशासकीय पत्र की संरचना होती है, रचना की जाती है, जिसका प्रारूप हम पीछे बता चुके हैं। परिभाषा, प्रारूप और अर्थ, इन सबको समझाया जा चुका है। आज आप देखें अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी रचना किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसी में पूछ लिया जाए अर्धशासकीय पत्र के अंग, तो अर्धशासकीय पत्र के अंग को हमने 6 भागों में बताया था। वहाँ कैसे, पहले अब उसको इस प्रकार से लिखेंगे, अर्धशासकीय पत्र के पत्र आलेखन में फला का प्रयोग, यहाँ से देखें, आलेखन में अर्धशासकीय पत्र के आलेखन में के पहले अंग के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे ऊपर बाईं तरफ, पार्श्व सबसे ऊपर दाहिनी तरफ शीर्ष पर क्या लिखते हैं, पत्रांक संख्या, अर्धशासकीय पत्रांक संख्या लिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखते हैं, द्वितीय पंक्ति में विभाग अनुभाग मंत्रालय लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, चौथी पंक्ति में
स्थान व दिनांक लिखते हैं। ये कौन सा अंग होगा? ये पहला अंग होगा। फिर इसी को कहेंगे इस प्रकार के अर्थशास्त्र के पत्र आलेखन के दूसरे अंग के अंतर्गत, यहीं से आप जोड़ लीजिएगा, दूसरे अंग के अंतर्गत क्या आएगा? फलाफला आएगा। फिर तीसरे अंग के अंतर्गत क्या आएगा? विषय लिखना अनिवार्य नहीं होता, वहाँ नहीं, विषय लिखना अनिवार्य होता है, अंग के अंतर्गत नहीं है। फिर अगले इसमें जोड़ लेंगे। इस प्रकार से आप उसको जहाँ रचना की बात है वहाँ अंग करके आप लोग देख लेंगे। तब तक लिए दोस्तों इसको देखें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।